स्टूडेंट्स, आज हम चर्चा करेंगे मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण। मौर्य साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे, इन पर कुछ प्रश्न इम्पोर्टेंट बन रहे हैं, तो ध्यान से सुनेंगे। देखो, मौर्य साम्राज्य का पतन का क्या कारण था कि मौर्य साम्राज्य में चंद्रगुप्त मौर्य, इनके बाद में हुआ बिंदुसार, बिंदुसार के बाद में हुआ अशोक, अशोक के बाद में मौर्य साम्राज्य का पतन प्रारंभ हो जाता है। तो मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण में एक अशोक को काफ़ी लेखकों ने जिम्मेदार ठहराया है। तो यहाँ हम कुछ चर्चा करेंगे मौर्य साम्राज्य में अशोक की कहाँ तक जिम्मेदारी थी मौर्य साम्राज्य के पतन के कारणों में। तो देखो, एक तो अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करा था। इससे ये कहा गया कि अशोक की जो बौद्ध नीति थी उसके विरोध में ब्राह्मणों ने प्रतिक्रिया की और अंतिम मौर्य शासक वृद्धर्थ के काल में 184 ईस्वी पूर्व उसके ब्राह्मण सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने वृद्धर्थ की हत्या कर मौर्य साम्राज्य का पतन कर दिया और एक नवीन साम्राज्य की स्थापना डाली, जो इतिहास में शुंग वंश के नाम से जाना जाता है। अब देखो, अब यहाँ एक कारण तो हो गया अशोक की ब्राह्मण विरोधी नीति। दूसरा, एक कुछ विद्वान करे हैं अशोक की ब्राह्मण विरोधी नीति तो नहीं थी, परंतु अशोक की अहिंसात्मक नीति थी। इस अहिंसात्मक नीति जो भेरी घोष के स्थान पर धम घोष की नीति अपना ली, तो इससे सेना की कमजोरी प्रारंभ हुई, सेना में पतन हो गया और धीरे धीरे मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। जब उत्तर पश्चिम से आने वाले हिंद, यवन, शक, कुषाण, हून, इनके आक्रमणों से मौर्य साम्राज्य अपनी रक्षा नहीं कर पाया और मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। तो यहाँ दो नीतियों पर विशेष चर्चा करेंगे। एक तो बौद्ध धर्म को अपना लेना अर्थात ब्राह्मण विरोधी नीति, और एक अहिंसावादी नीति। बौद्ध धर्म अपना करके हिंसा की नीति को छोड़ दिया था, भेरी घोष को छोड़ दिया था, दम घोष की नीति। एक तो दो इन कारणों पर विशेष चर्चा करेंगे। फिर यहाँ रोमिला थापर का मत आता है। रोमिला थापर कहती है कि उस समय राष्ट्रीयता का अभाव था, एक केंद्रीकृत शासन था, उसके कारण मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। एक डीडी कौशाम्बी का मत आता है कि अशोक ने धर्म प्रचार में, विदेशों में धर्म प्रचारक भेजने में, धर्म यात्राओं में बहुत अत्यधिक स्तूप बनाने में, निःशुल्क चिकित्सालय बनाने में, इनमें धन खर्च किया और परवर्ती शासकों ने जनता पर अत्यधिक कर लगाया, जिसका विरोध किया गया और मौर्य साम्राज्य का आर्थिक रूप से पतन हो गया, जो यह मत डीडी कौशाम्बी ने दिया था। तो इस तरह से इन मतों पर हम चर्चा करते हैं मौर्य साम्राज्य के पतन के कारणों में। देखो, सबसे पहले एक तो ये प्रश्न याद करना, अंतिम मौर्य शासक था वृद्धर्थ। इस वृद्धर्थ की 184 ईस्वी पूर्व में इसके ब्राह्मण सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने हत्या करके मौर्य साम्राज्य को समाप्त कर दिया और शुंग वंश की स्थापना हुई। तो मौर्य वंश के बाद में कौन सा वंश आता है? शुंग वंश। अंतिम मौर्य शासक कौन होता है? वृद्धर्थ, जिसकी हत्या कब की गई थी? 184 ईस्वी पूर्व। किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने। इस तरह से 184 ईस्वी पूर्व में मौर्य साम्राज्य समाप्त हो जाता है। अब देखो, पहला कारण देखो, ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया। अब ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया ये मत देने वाला है पंडित हरप्रसाद शास्त्री। इसको याद रखोगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हरप्रसाद शास्त्री ने मौर्य साम्राज्य के पतन का क्या कारण बताया? पंडित हरप्रसाद शास्त्री ने बताया ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया। अब ये पंडित हरप्रसाद शास्त्री क्या कर रहे हैं कि अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था, वह बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार करने के कारण ब्राह्मणों ने इसका विरोध किया और ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया थी पुष्यमित्र शुंग। जब पुष्यमित्र शुंग अपनी सेना का निरीक्षण कर रहा था,
तो उस समय पुष्यमित्र शुंग था सेनापति, और वरदर्थ निरीक्षण करते समय सेना के सामने ही पुष्यमित्र शुंग ने वरदर्थ की हत्या करके मौर्य साम्राज्य को समाप्त कर देता है। मतलब वरदर्थ की सेना में इज्जत नहीं थी, और सेना किसके साथ थी? पुष्यमित्र शुंग के साथ। तो इस तरह से हरप्रसाद शास्त्री का मत है ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया। पर इसका विरोध किया है किसने? हेमचंद्र राय चौधरी ने। उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, ये ब्राह्मण प्रतिक्रिया नहीं थी, ब्राह्मणों का अशोक ने कहीं ऐत नहीं किया। अपने अभिलेखों में शर्मणों ब्राह्मणों आदि का आदर करने के कहा है, साथ में ब्राह्मणों को दान भी देने का उल्लेख है। पर याद रख लेना, ब्राह्मण प्रतिक्रिया किसने बताई? हरप्रसाद शास्त्री ने, और हेमचंद्र राय चौधरी ने इसका किया विरोध। दूसरा जो महत्वपूर्ण मत है वो है अशोक की अहिंसावादी नीति। अहिंसावादी नीति करने वाला कौन है? हेमचंद्र राय चौधरी। मतलब हरप्रसाद शास्त्री ने तो कौन सी नीति कही? ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया। और हेमचंद्र राय चौधरी इसको तो नकारता है और क्या बताता है? अहिंसा की नीति। ये क्या करे हैं हेमचंद्र राय चौधरी? अशोक ने अपनी सेना को, पर सुनो, हेमचंद्र राय चौधरी ने इसका तो खंडन किया हरप्रसाद शास्त्री का कि ब्राह्मण विरोधी नीति नहीं अपनाई थी, और ये कहा कि अहिंसावादी नीति अपनाई। परंतु दूसरे विद्वानों ने इस मत का भी खंडन किया है अशोक की अहिंसावादी। क्यों? क्योंकि अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद 261 ईस्वी पूर्व जिसका अभिलेख, जिसके 13वें अभिलेख में उसका वर्णन है, अशोक ने अपनी सेना भंग नहीं की थी। कलिंग युद्ध के बाद में अशोक ने अपनी सेना भंग नहीं की थी, और आठविक राज्यों द्वारा विद्रोह करने पर अपने 13वें शिलालेख में चेतावनी देता है। मतलब हेमचंद्र राय जो अशोक की अहिंसावादी नीति कहते हैं उसका विद्वानों ने विरोध किया है, और कह रहा अशोक ने अहिंसावादी नीति नहीं छोड़ी थी। क्यों? कि एक तो अशोक ने अपनी सेना भंग नहीं की थी, अशोक के पास बड़ी सेना थी, और अशोक के काल में आठविक राज्यों ने विद्रोह किया था, तो अशोक ने अपनी बड़ी सेना के बलबूते पर ही आठविक राज्यों द्वारा विद्रोह करने पर अपने 13वें शिलालेख में चेतावनी देता है। तो इसका भी विरोध किया गया है हेमचंद्र राय की जो अशोक की अहिंसावादी नीति थी। तीसरा कारण देखो, वित्तीय संकट। वित्तीय संकट का मत कौन देता है? डिडी कौशाम्बी। ये क्या करे हैं कि अत्यधिक करों के कारण मौर्य अर्थव्यवस्था चरमरा गई। अशोक के अभिलेख, अशोक का धम, अशोक की धम यात्राएं, इन कारणों से राजकोष खाली हो गया, आने वाले शासकों ने अत्यधिक कर लगाया, जनता ने उसका विरोध किया। तो आर्थिक कारण या वित्तीय कारण कौन कहेगा? डिडी कौशाम्बी। चौथा मत है दमनकारी शासन। मौर्यों का जो शासन था वो दमनकारी शासन था। ये मत दिया हेमचंद्र राय चौधरी ने। जैसे हमने बिंदुसार पढ़ते समय कहा था, बिंदुसार के काल में तक्षशिला में विद्रोह हुआ था जिसको अशोक ने दबाया था। अशोक उज्जैनी का गवर्नर था। जब तक्षशिला पहुंचा अशोक, तो तक्षशिला की जनता ने अशोक से कहा, ये कहा हम आपके खिलाफ नहीं है, ये दुष्ट अमात्य हमें परेशान करते हैं, इसलिए हमने अमात्यों के विरोध में विद्रोह किया है। तो ये क्या मतलब हो गया? दमनकारी शासन। अगला है अति केंद्रित शासन। रोमिला थापर। रोमिला थापर का भी मत याद करना है। रोमिला थापर क्या करा है कि अति केंद्रीकृत शासन था। जब योग्य अधिकारी थे तब तो ऐसा ही था, बाद में केंद्रीकृत शासन कमज़ोर हो गया और केंद्रीकृत शासन में जनता का शोषण किया। तो केंद्रीकृत शासन का मत किसने दिया? रोमिला थापर। रोमिला थापर एक और करी है, राष्ट्रीयता का अभाव था उस समय। जब शक, हून, कुषाण इनके आक्रमण हुए तो राष्ट्रीयता का अभाव था। इसका भी विद्वानों ने आलोचना की है। उस समय राष्ट्रीयता की भावना कहीं भी नहीं थी। एक था साम्राज्य का विभाजन। ये तीनों मत किसके अनुसार करोगे? रोमिला थापर के अनुसार। कौन सा? अति केंद्रीकृत शासन, राष्ट्रीयता का भाव, साम्राज्य का विभाजन। छठा मत है विदेशी विचारों का अपनाया जाना। ये मत है निहार रंजन राय। ये करे हैं मौर्यों ने विदेशियों की परंपरा अपना ली थी। जैसे ईरानी
मौर्य जो कला थी वो ईरानी कला से प्रभावित थी, तो विदेशी विचारों को भारतीय जनता ने स्वीकार नहीं किया। तो विदेशी विचारों का अपनाया जाना, ये किसका मत है? निहार रंजन का। 7वां मत है उत्तर पश्चिमी सीमा की उपेक्षा। अशोक के बाद में अयोग्य उत्तराधिकारियों में उत्तर पश्चिम सीमा है, इसकी पूर्णतः सुरक्षा नहीं की गई। तो हिंद, यवन, शक, कुषाण आदि इसी उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में आक्रमण किया और ये लोग सफल हो गए। इनके आक्रमण को मौर्य शासक, परवर्ती मौर्य शासक नहीं रोक पाए। और सबसे महत्वपूर्ण कारण माना जाता है अशोक के अयोग्य उत्तराधिकारी। ये सबसे महत्वपूर्ण कारण माना जाता है अशोक के, यदि एक प्रमुख कारण कहें तो क्या कहें? अशोक के अयोग्य उत्तराधिकारी। क्यों? अशोक की मृत्यु के बाद में एक तो साम्राज्य विभाजित हो गया था। पश्चिम में कश्मीर में यहाँ शासन किया था कुणाल, संप्रति आदि शासकों ने, और पूर्व में जिसकी राजधानी कहाँ थी? जो मगध पाटलिपुत्र था, पाटलिपुत्र, इस पर शासन किसने किया था? दशरथ ने। और अंतिम शासक इसी का कौन था? वृद्धर्थ। तो ये अयोग्य उत्तराधिकारी हुए और इससे मौर्य साम्राज्य 184 ईस्वी पूर्व में अंतिम शासक वृद्धर्थ के समय समाप्त हो जाता है। अब देखो इसमें प्रश्न कौन से करेंगे जो हर समय याद रहने चाहिए आपको? एक तो ये अंतिम शासक कौन था? वृद्धर्थ, जिसकी हत्या कब की गई? 184 ईस्वी पूर्व। किसने की? पुष्यमित्र शुंग ने। मौर्य के बाद किस वंश की स्थापना हुई? शुंग वंश की। एक सबसे इम्पोर्टेंट, ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया किसने का? हरप्रसाद शास्त्री ने। और अहिंसावादी नीति किसने का? हेमचंद्र राय चौधरी ने। और वित्तीय संकट का किसने? डी कौशाम्बी ने। ये 3 मत तो याद कर लेना। ब्राह्मण प्रतिक्रिया हरप्रसाद शास्त्री, और अहिंसावादी हेमचंद्र राय, और वित्तीय संकट डी कौशाम्बी। अब अगला देखो, एक ये अति केंद्रित शासन, अति केंद्रित, ये किसने का? रोमिला थापर ने। एक राष्ट्रीयता का अभाव, ये भी किसने का? रोमिला थापर ने। तो ये मत आपको याद करने हैं। पुनः बता दो, ब्राह्मण प्रतिक्रिया किसने का? हरप्रसाद शास्त्री ने। और अहिंसावादी नीति किसने की? हेमचंद्र राय चौधरी ने। वित्तीय संकट किसने का? डी कौशाम्बी ने। और केंद्रीकृत शासन व राष्ट्रीयता का अभाव किसने का? रोमिला थापर ने। और सबसे प्रमुख कारण क्या था? अशोक के अयोग्य उत्तराधिकारी। तो बस एक बार लास्ट पुनः बता दो, अंतिम शासक कौन था? वृद्धर्थ, जिसकी हत्या कब की गई? 184 ईस्वी पूर्व। ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया किसने की? हरप्रसाद शास्त्री ने। अहिंसावादी नीति किसने की? हेमचंद्र राय चौधरी ने। वित्तीय संकट किसने का? डी कौशाम्बी ने। केंद्रीकृत शासन किसने का? रोमिला थापर। और राष्ट्रीयता का भाव भी किसने का? रोमिला थापर। और सबसे प्रमुख कारण क्या था? अयोग्य उत्तराधिकारी। पश्चिम में शासन किसने किया? कुणाल, संप्रति ने। पूर्व पाटलिपुत्र में किसने किया? दशरथ से वृद्धर्थ तक 6 शासकों ने शासन किया था। और उत्तर पश्चिम से किसके आक्रमण हो गए? हिंद, यवन, शक, कुषाण आदि। इसी के साथ आपका मौर्य साम्राज्य पूरा होता है। इसके प्रश्न आपको पूछने थे, आप इसको तैयार कर लो। अगली क्लास में महत्वपूर्ण प्रश्न ले लेंगे। और इसके बाद में अगला टॉपिक है गुप्त साम्राज्य। तो आप अगली क्लास में गुप्त साम्राज्य पढ़ के तैयार करेंगे। मौर्य साम्राज्य बड़ा टॉपिक है पर यह महत्वपूर्ण है। ये तैयार हो जाते होने से पूरी हिस्ट्री का एक खाका आपके दिमाग में तैयार हो जाता है। किस तरह प्रशासन है, कला है, समाज है, अर्थव्यवस्था है। पूर्णतः भारत का पहला केंद्रीकृत वर्ग शासन था मौर्य साम्राज्य। इसको तैयार कर लेंगे।